प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हम प्रयोगवाद और नई कविता को पढ़ाते आ रहे हैं। हमने प्रयोगवाद और नई कविता के विषय में समझा दिया है, इनका प्रारंभ कब हुआ था, इनके कौन कौन से कवि थे, कौन कौन सी रचनाएं थीं, प्रयोगवाद क्या है, नई कविता क्या है, इनका अंतर भी हम समझा चुके थे। अब हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझाने जा रहे हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में हम समझाएंगे। देखो, नई कविता और प्रयोगवाद, इसमें मैंने कुछ अंतर नहीं बताया था, और इसमें अंतर भी केवल इतना सा है कि जो प्रयोगवाद है उसका प्रारंभ हुआ था सन 1943 से 1953 ईस्वी तक, और 1953 के बाद नई कविता का प्रारंभ हुआ था। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। ये आप जान चुके हैं कि प्रयोगवाद तो काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। तो जो नई कविता है, उस नई कविता में जो प्रवृत्तियाँ रखी गई हैं, जैसे कि नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन, लघु मानव की प्रतिष्ठा आदि, ये इसकी प्रवृत्तियां हैं। तो इन प्रवृत्तियों में देखो, इसमें जो उपमान रखे गए हैं नई कविता प्रयोगवाद में, उपमान भी ऐसे रख दिए गए हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसमें नवीन शैली और शिल्प दिखाया गया है, नए उपमान दिखाए गए हैं, और ये इसमें नवीन उपमान प्रतीकात्मक, बिंबात्मक, इनका रुझान कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है। तो देखो, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, मैं समझा देता हूँ। नई कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टि से पुरानी परंपरा से बिल्कुल हटकर है। एक नवीन परंपरा समझ लो इसको, क्योंकि विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता है, मुक्त यथार्थवाद है, बौद्धिकता है, क्षणवाद है, लघु मानव की प्रतिष्ठा, इसको इसमें दिखाया गया है। और शिल्प की दृष्टि से इसमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, भाषा और नए प्रयोगों को भी दिखाया गया है। नए प्रयोगों को भी दिखाया गया है। तो देखो, अब इसमें हम अगर प्रवृत्तियों में लेते हैं तो पहली प्रवृत्ति इसकी नवीनता लेते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से फर्स्ट प्रवृत्ति इसकी नवीनता ही होगी। कैसे? देखो, नवीनता, नवीनता इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। देखो, नई कविता में एक नयापन दिखाई देता है। नई कविता में एक नयापन दिखाई देता है, जिसमें देखो, वस्तु, शिल्प, विषय वस्तु, शिल्प, भाषा, भाव, ये सभी दृष्टियों से परंपरा से विच्छेद की कविता मानी गई है। मतलब जो पहले जो परंपरा से जो कविता चली आ रही थी उससे बिल्कुल भिन्न कविता मानी गई है ये। आज्ञे ने तो
कवियों को, जो ये कवि हैं, इनको राहों के, नई राहों के अन्वेषी कवि अज्ञे ने इन कवियों को, जो नई कविता के जो कवि हैं, इनको क्या कहा गया है? नई राहों के अन्वेषी कहा गया है। ये संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति आकर्षण ने इन्हें ऐसा कहने के लिए बाध्य कर दिया है। इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी इसलिए कहा गया है कि संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति जो आकर्षण दिखाई दिया है, वो आकर्षण ने इसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया है जो पुरानी कविता में नहीं है। पुरानी कविता में ऐसा नहीं है, इसलिए इनको कवि ने क्या कहा है? नई राहों के अन्वेषी, नई राहों के अन्वेषी। अन्वेषी का मतलब होता है अन्वेषण करना, किसी नई चीज की खोज करना, वो होता अन्वेषी। तो ये नई राहों के अन्वेषी कहे गए, जो नई कविता के कवि हैं, उनको अज्ञे ने क्या कहा है? नई राहों के अन्वेषी। तो देखो, नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने के लिए उत्सुक हैं, अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। ये जो कवि हैं, ये नवीन मूल्यों की तो स्थापना करना चाहते हैं और अतीत को भूलना चाहते हैं। अतीत को, जो निकल चुका वो समय, उसको बिल्कुल भूलना चाहते हैं और नए मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। तो मुद्रा राक्षस से कवि हुए थे, उन्होंने तो लिखा था, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। उन्होंने कहा था कि आओ हम उस अतीत को भूलें, जो अतीत, जो समय निकल चुका उसको भूल जाओ। जो समय निकल चुका उसे भूल जाओ, उस अतीत को भूल जाओ और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। जो आज कुछ भी घटित हो रहा है उसको दर्शा दें, एक नवीनता को प्रदर्शित कर दें, नवीन शिल्प को दिखाएं। वे एक नवीन मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं कि नवीन मूल्यों की स्थापना कर दो और अपने अतीत को भूल जाओ। ये नई कविता के कवि हैं जो नवीन शिल्प और भाषा, नवीन शिल्प को देखते हैं, उसकी नवीन भाषा शैली को देखते हैं, उसके नवीन घटनाओं को देखते हैं, हर चीज़ नवीनता से देखते हैं और जो परंपरागत रूप से जो चली आ रही है उसको भूलना चाह रहे हैं। ये कहा था मुद्रा राक्षस ने। किसने कहा था? मुद्रा राक्षस। तो देखो, नवीनता के प्रति आग्रह रहने के कारण ही नवीन कविता में नए नए विषय चुने गए हैं। नवीन कविता में नए नए विषय चुन लिए, उनके उपमान भी नए नए रखे। इस कविता में देखो कैसे कैसे टाइटल रखते हैं, शीर्षक रखें। कंक्रीट के पोर्च, चाय की प्याली, सायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिये, गरम पकौड़ी और
ऐसे ऐसे शीर्षक रखे हैं, टाइटल रखे हैं इन्होंने, उपमान, ऐसे ऐसे उपमान दिए हैं जो आज तक किसी कवि ने नहीं दिए। यही तो नवीनता है। उन्होंने मूत्र सिंचित मृतिका के घेरे में खड़ा गधा जैसे विषयों का भी चित्रण किया है। अज्ञे ने तो कहा था, मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा अनत ग्रीव धैर्य धन गधा। बताओ, गधे का भी उन्होंने वर्णन कर दिया, गधे पर भी कविता बना दी, और वो भी कैसी कि गधा जो कि अपने खुद के मूत्र के घेरे के बीच में 3 टांगों पर खड़ा हुआ है। ऐसी कविताओं की रचना कर देते हैं ये। इसमें ये नवीनता है ना, इसमें कोई उपमान भी एक नवीन उपमान दिया जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया। मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में, देखो मैं लिख के बता देता हूं, मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा, मूत्र सिंचित मृतिका के, उन्होंने कहा था मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा। मतलब उन्होंने, उस गधे ने मूत्र का एक घेरा बना दिया और उस पर 3 टांगों से खड़ा हुआ था। तो उन्होंने अज्ञे ने कहा था ये मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में। तीन टांगों पर खड़ा, 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव, धैर्य धन गधा। ये किसका था? ये अज्ञे ने लिखा था। अज्ञे ने लिखा था ये मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गधा। बताओ, ऐसे ऐसे ये उपमान दे देते हैं, ऐसी कविताएं बना करके रख देते हैं जो कि आज तक किसी कवि ने नहीं बनाई। इसी को तो नवीनता कहते हैं। नवीन शैली शिल्प को इन्होंने प्रमुखता दी है। तो यही थी इनकी नवीनता। नवीनता अब ले लेते हैं हम बौद्धिकता। इसमें केवल बौद्धिकता दिखाई गई है। जो नई कविता प्रयोगवाद है, इसमें केवल बौद्धिकता दिखाई है। इन्होंने कहा कि हमें जो भी कविता का निर्माण करना चाहिए, कविता की रचना करनी चाहिए, वो बुद्धि के बल पर करनी चाहिए। जो पहली कविता थी वो बुद्धि से नहीं लिखी जाती थी, वो केवल हृदय से लिखी जाती थी। हृदय से भाव विभोर होकर के कवि रचनाएं करते थे, जो कि वो ही कविता रस से भरी हुई रहती थी, रस में रहती थी। आज की जो कविता हैं उनमें रस नहीं है, रसहीन कविता हैं। उनमें केवल बौद्धिकता है, हृदय नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखो, बौद्धिकता इसकी प्रमुख विशेषता है नई कविता की, कि परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता है, वहीं नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता बताई गई है। जो परंपरागत कविता थी उनमें तो बताई थी भावना की प्रधानता, जिससे कि अपने हृदय से जो कविता की रचना होती थी उसमें भाव जुड़े हुए रहते थे। और जो आज की नई कविता के माध्यम से नई कविता में बौद्धिकता दिखाई है,
केवल बुद्धि का प्रयोग देखा गया। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूट करके बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। आज का कवि है वो केवल भावनाओं की कैद से तो छूट गया और बुद्धि के दुर्ग में बैठ करके बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। देखो, जो नया कवि है, नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झकझोर देता है। हृदय को झंकृत नहीं करता है, उसकी बुद्धि को झकझोर देता है। बुद्धि को झकझोरना उसको अधिक पसंद है, उसके हृदय को झंकृत करना नहीं। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविता में रागात्मकता का ह्रास हुआ है। बौद्धिकता के कारण उसमें राग नहीं है, रागात्मकता की कमी आई है और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। इसमें क्या है? रागात्मकता का ह्रास और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। इस बौद्धिकता में रागात्मकता का ह्रास हुआ है और बौद्धिकता की वृद्धि हुई है। रागात्मकता का ह्रास हुआ है, बौद्धिकता की वृद्धि हुई है, विचारों की वृद्धि हुई है। तो देखो, विचारात्मकता की वृद्धि हुई है, इसमें बौद्धिकता की वृद्धि हुई है और रागात्मकता का ह्रास हुआ, कमी हुई है। कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है। आप सभी को पता है कविता कैसा है, हृदय का विषय है और हृदय से लिखी जाती है, बुद्धि से नहीं लिखी जाती है कविता। बुद्धि का नहीं, किंतु यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी। अगर बलपूर्वक उस कविता को बुद्धि के बल पर प्रयोग किया जाता है, कहते हैं कि यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का अगर प्रयास करते हैं तो उसकी आत्मा मर जाएगी। उस कविता की, उसकी जो सुकुमारता है वह नष्ट हो जाएगी, उसमें सरसता नहीं रहेगी, ना सरसता रहेगी, ना उसमें किसी प्रकार की हृदय से जुड़ी भावनाएं दिखाई देंगी। उसमें अत्यधिक बौद्धिकता का ये दुष्परिणाम है कि नई कविता रसहीन हो गई है। बौद्धिकता के कारण ही नई कविता कैसी हो गई? रसहीन हो गई है, रस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि बुद्धि से लिखी हुई कोई भी बातें रस से युक्त नहीं हो सकती हैं, रसहीन होंगी। रस से युक्त तो परंपरागत कविताएं थी, आज की कविताएं रस से युक्त नहीं है, रसहीन कविताएं, और उसमें सादरीकरण की क्षमता भी नहीं रहती है, साधारणीकरण नहीं आता उसके अंदर। साधारणीकरण तो उसी में होता है जो हृदय से जो कविता लिखी जाती है, जिसमें भावनाएं उद्वेलित होती हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता में उपलब्ध इस बौद्धिकता का समर्थन करते हुए क्या कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है। ये धर्मवीर भारती कहते हैं कि धर्मवीर भारती के शब्दों में कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। ये कहा था धर्मवीर भारती ने। प्रयोगवादी कविता में भावना है और हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। तो ये था इसकी बौद्धिकता। अब हम इसकी अगली विशेषता लेते हैं। अतिशय वैयक्तिकता। देखो, इसकी तीसरी विशेषता कौन सी है? अतिशय वैयक्तिकता। अतिशय का मतलब है अत्यधिक,
व्यक्तिगता का मतलब है जो व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ी हुई है, व्यक्ति से, स्वयं व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जिसमें व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, वो होती है व्यक्तिक। तो देखो, अतिशय व्यक्तिकता, इसमें नई कविता की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है, ये प्रमुख प्रवृत्ति मानी गई है, तो अतिशय व्यक्तिकता। तो जो नवीन कवि हुए हैं, नवीन कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बना करके, यद्यपि कोई अनहोनी बात नहीं की, क्योंकि कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में एकदम असंपृक्त रह करके काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। व्यक्ति असंपृक्त रह करके काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। संपृक्त होना बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए, संपर्क रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये काव्य रचना नहीं लिख सकता व्यक्ति। तो देखो, व्यक्तिगत जीवन का जो सत्य है वो काव्य में दिखाई देता है। कैसे कि भारतेंदु युग एवं छायावादी युग के जो कवि हैं, उन कवियों में भी व्यक्तिकता की प्रवृत्ति रही है। कौन में? भारतेंदु युग और छायावादी कवि, दोनों में व्यक्तिकता की प्रवृत्ति है। किंतु प्रयोगवादी युग के जो कवि हैं, उनमें अतिशय व्यक्तिकता की दिखाई देता है। उनमें तो केवल व्यक्तिकता थी, किसमें? भारतेंदु युग और छायावादी युग में। और जो ये प्रयोगवादी कवि हैं, इनमें अतिशय व्यक्तिकता है। तो इसमें तो कविता को तो कहीं कहीं पर तो कविता को आत्मविज्ञापन बना दिया। ऐसे समझो जैसे कि विज्ञापन की तरह प्रचार प्रसार कर रहे हो हर चीज को, अपने आत्म व्यक्तिकता को। तो भारत भूषण अग्रवाल जी तो कहते हैं, उन्होंने अपनी पंक्तियों में लिखा है कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। अब बताओ, यहाँ पर ये विज्ञापन सा दे रहा है अपने जन्म का। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। ये क्या है? ये विज्ञापन ही तो है। एक विज्ञापन की तरह दर्शा रहे हैं लोगों को। तो ये आत्मविज्ञापन भी बना दिया एक तरह का। तो देखो, इसमें अतिशय व्यक्तिकता दिखाई गई है भारत भूषण अग्रवाल में। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता, असफलता के काव्य निबद्ध करके तृप्ति का अनुभव किया है। इस काव्यधारा में उपलब्ध व्यक्तिकता इतनी आत्म केंद्रित है कि उसमें किसी अन्य को रस की अनुभूति नहीं होती है। इसमें इतनी आत्म केंद्रित कर दी ये कविता कि उसमें रस की अनुभूति नहीं होती है, रसहीन कविता मानी गई है। इसमें अतिशय व्यक्तिकता दिखाया है। अब देखो, अगली विशेषता लेते हैं, क्षणवादिता। अगली विशेषता होगी इसकी क्षणवादिता। तो देखो, नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकृत करता है। उसे कल पर विश्वास नहीं होता है, भविष्य का भरोसा नहीं करता है, इसलिए वह वर्तमान को सब कुछ समझता है और उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी भी है। क्षणवादी व्यक्ति होता है, क्षणवादी जीवन दर्शन को उन्होंने अंगीकार किया। कैसे कि कल पर तो विश्वास ही नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, भविष्य पर भरोसा नहीं करता है और वर्तमान को सब कुछ समझ करके उसी तरह उसे भोगने का आकांक्षी भी है। इन पंक्तियों में देखो, निम्न पंक्तियों, इसमें जो पंक्तियां दी गई हैं, कुछ एक कवि ने दी हैं, अज्ञे ने अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। उन्होंने तो केवल ये कहा है कि हम हमारे अतीत को भूल जाओ
हमारा जो अतीत है उसे भूल जाओ और अपने उस अंदर की रग रग को छू लो, उसी से संपर्क रखो। अर्थात कल का जो क्षण है उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता है और हमें क्या पता कि कल वे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए वो वर्तमान को ही सब कुछ मानते हैं, वर्तमान पर ही कविता लिखते हैं। तो मानव मूल्यों के विघटन, सामाजिक विषमताएं एवं युद्ध की विभीषिकाओं के कारण निराशा के स्वर में नई कविता व्याप्त है। नई कविता का ये निराशावाद एवं क्षणवाद कुछ तो व्यक्तिगत कारणों से और कुछ सामाजिक कारणों से उसका दृष्टिकोण होता है, उस दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी होता है। कैसा होता है? क्षणवादी होता है और हर क्षण को पूर्णतः भोगने का एक आकांक्षी है। मतलब वह कहता है कि मनुष्य को क्षणवादी होना चाहिए और कल पर विश्वास मत करो, भविष्य पर भी भरोसा मत करो, वर्तमान को जियो। वह कभी तो कहता है वर्तमान को जियो, वर्तमान में लिखने के लिए आकांक्षी बनो, वर्तमान को भोगने के आकांक्षी बनो। मानव मूल्यों का जो विघटन है, सामाजिक विषमताएं, युद्ध है और उन विभीषिकाओं के कारण जो निराशा का स्वर है, नई कविता में वो ही व्याप्त है, वो ही फैला हुआ है। इसलिए जो आज के कवि हैं, प्रयोगवाद नई कविता के जो कवि हैं, वे हर क्षण को पूर्णतः भोगने के आकांक्षी हैं। अब लेते हैं अगली विशेषता, भोगवाद एवं वासना। आप इसको तो जानते हैं कि भोगवाद क्या है, वासना क्या है, जानते ना। देखो, वासना किसी पुरुष को स्त्री के प्रति वासना होना और किसी स्त्री को पुरुष के प्रति वासना होना, उसको भोगने की इच्छा जाहिर करना। नई कविता में भोग और वासना के स्वर विद्यमान है। आज का जो कवि है वह प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक रहता है। देखो, कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। उनका दूषित मनोवृत्ति का चित्रण चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कहीं कहीं तो प्रतीकों के माध्यम से वासना को भी अभिव्यक्ति दे दी है, वासना को दिखाया है, कविता के माध्यम से वासना को उजागर कर दिया है, कहीं उसका स्पष्ट कथन है। देखो, उदाहरण के लिए हम लेते हैं अज्ञे ने अपनी एक सावन मेघ कविता है, उसमें कुछ पंक्तियां दी हैं प्रतीकों के माध्यम से कि वासना के पंख सी फैली हुई थी। उन्होंने कहा था कि वासना के पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य सी निर्लज्ज, नंगी और समर्पित। उन्होंने सावन में एक कविता में लिखा है इसको, क्योंकि वासना एक कीचड़ की तरह फैली हुई है और निर्लज्ज, लज्जाहीन, जो कि सभी के लिए समर्पित है आज के युग में। तो ये उसमें दर्शाया था। आधुनिक युग का जो साधारण व्यक्ति है वह भोग विलास संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत है। ये कुंठाएं काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती हैं उनकी, और कवि अज्ञे ने वासना से अभिभूत होकर के एक कविता की रचना भी की थी
कि आहे मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। ये वासना सहित ये कविता लिखी है उन्होंने। तो देखो, नए कवियों ने कहीं कहीं तो कवियों के नाम पर अश्लील टिप्पणियां मात्र की हैं, जो सभ्य समाज में पढ़े जाने के योग्य भी नहीं है। इतनी अश्लील टिप्पणियां कर दी हैं उन्होंने। शकुंतला मात्र कवित्री हुई है, उन्होंने भी इतनी अश्लील कविताएं लिखी हैं जिनको समाज और सभ्य समाज कभी पढ़ना भी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसमें जो प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं, उन्होंने वासना को, भोगवाद को बहुत अधिक प्रमुखता दी है। उन्होंने अपनी कविताओं में अश्लीलता दिखाई है। इतनी अश्लीलता दिखाई है कि सभ्य पुरुष उनको पढ़ने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उनको पढ़ नहीं सकते हैं समाज में रह कर के, परिवार में रह कर के। तो देखो बच्चों, ये कुछ प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद जो आगे की जो प्रवृत्तियां हैं, कुछ प्रवृत्ति रह चुकी हैं, उनको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।